नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो इस अंतिम समय में हमको पढ़ने से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं डालना था, कुछ स्ट्रैटेजी आपको बताना था या कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखें, ये सब सारी चीज़ बातें करनी थी। लेकिन फिर भी इस लास्ट टाइम में हम एक टॉपिक लेके आ गए हैं, तो उम्मीद कीजिए आप समझिएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा नॉलेज। आपको क्या करना है, नहीं करना है, ये जनरली अधिकांश को आता है, लेकिन एट लास्ट टाइम में भी अगर अगर 2-4 नंबर का एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पता चल जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस तरह से आपदा प्रबंधन 5 नंबर का है और ये अभी फ़िलहाल हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है साउंड में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको आप मैनेज कीजिएगा। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन सबसे पहले इसको समझिए, उससे पहले आपदा क्या होता है कि आप आपदा क्या होता है कि कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए जो कि आप सोचे हुए नहीं रहते, जैसे कि कभी बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, आग लग जाए या सुनामी आ जाए या लैंडस्लाइड हो जाए या अर्थक्वेक हो जाए, जिससे मानव संपत्ति को क्या होता है, क्षति होता है, तो उसको हम लोग आपदा कह सकते हैं। ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अगर हम यहाँ डिजास्टर शब्द, जो कि आपदा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में अगर हम करें तो डिजास्टर होता है, तो वो आया है फ्रेंच वर्ड से। तो डिजास्टर जो बना हुआ है वो डस और एस्टर से बना हुआ है, जिसका मतलब है बैड एविल स्टार। तो कहने का मतलब सिंपल सा आप समझिए कि एक बुरा परिस्थिति जो है वो आपदा है। तो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलाप से जो भी उत्पन्न एक आपात स्थिति होती है, जैसे हम लोगों के सामने अभी क्या है, एग्ज़ाम एक तरह से आपात स्थिति जैसा आ गया है कि हड़बड़ी में इतना लिया जा रहा है एग्ज़ाम, तो एक क्या है, आपदा है। और इसी को मैनेज करना जो है वो आपदा प्रबंधन की एग्ज़ाम जो है एक आपदा है। तो इस एग्ज़ाम को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, यही आपदा प्रबंधन है, मैनेजमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट is a process of effectively preparing for the responding to disaster। कि कोई भी डिजास्टर आता है तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इफेक्टिव वे पे। जैसे एग्जाम आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, लेकिन फिर भी एक इफेक्टिव वे में आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरह से फीस क्या होता है, कितने चरण होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को, तो मुख्यतः 3 चरण होते हैं। सबसे पहले संकट पूर्व तैयारी। कहने का मतलब जैसे कि अभी हम लोगों का एग्ज़ाम 17 मार्च को है, तो इससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एक आपदा की तैयारी की। अगर हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कैसे क्या करना है, नहीं करना है, दैट इज़ प्री क्राइसिस प्रिपेयरनेस। उसके बाद संकट के दौरान आपातकालीन प्रत्युत्तर की, जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उस समय हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये हो जाएगा ड्यूरिंग क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स। और जब हम एग्ज़ाम हॉल से निकल जाते हैं उसके बाद हम चीज़ों को कैसे लेते हैं, जो भी हम गलती किए या जो हमसे हुआ वो सब से हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो सीख लेंगे वो होता है पोस्ट क्राइसिस। या उस एग्ज़ाम में जो गलती हो चुका है उसको आप कैसे सुधारेंगे, पोस्ट क्राइसिस होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कौन कौन से कानून आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित एक सबसे बड़ा कदम लिया गया था आपका 1989 में, जिसमें घोषित किया गया था इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। कि पूरा दशक को ही हम लोग घोषित कर दिए थे कि अब जो है डिजास्टर का जो भी एक तरह से का ये इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट को हम लोग रिडक्शन करने के लिए एक तरह से इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पे 1989 में घोषित किए थे। फिर 1994 में क्या होता है, योकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन। तो आपको बस याद रखना है कि ये सब कब आया, 1994 में योकोहामा आता है। फिर 99 में देखिएगा तो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन आता है। फिर 2000 आपका 5 में अगर आप देखिएगा तो 2005 में आपको ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन आता है। 2005 से 15 तक ये लागू था, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद 2015 में इसी का स्थान लेता है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि 15 से 30 के बीच रहेगा। तो इस तरह से कौन कौन कब योजना यहाँ पे आया है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। योकोहामा से लेके आपका सेंडाई फ्रेमवर्क तक यहाँ पे आपको याद रखना है। 2015 से 2030 तक ये काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित क्या निर्णय लिए गए हैं। तो सबसे पहली बार अगर हम देखें तो जो 1990 में यहाँ पे जब यहाँ इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पे 1989 में घोषित किया जा रहा था, तो उसके बाद हमारे देश में एक कदम लिया गया 1990 में। कृषि मंत्रालय के तहत हम लोग एक आपदा प्रबंधन इकाई यानी यूनिट, मतलब जो भी कृषि मंत्रालय था उसके अंतर्गत एक यूनिट हम बना दिए, जिसका काम था आपदा प्रबंधन से। और उसके बाद अब इस दशक में यानी 90 के दशक में कई ऐसे आपदा आते हैं जिसके एक तरह से कहिए परिणाम स्वरूप आपका आपदा प्रबंधन कानून आएगा। तो इस तरह से 1993 में लातूर में
भूकंप आता है जो कि महाराष्ट्र में है। 1994 में मालपा में भूस्खलन होता है। 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आते हैं। 2001 में भुज के में एक भूकंप आता है। तो इन सब आपदा से एक तरह से कहिए सीख लेते हुए यहाँ एक हाई पावर कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट रखा जाता है और इसके जो एक तरह से कहिए चेयरमैनशिप होते हैं वो श्री JC पंत होते हैं। तो आपको याद रखना है JC पंत की अध्यक्षता में अगस्त 99 में एक हाई पावर कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे रखा गया जो कि यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे JC पंत। और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आपदा प्रबंधन इकाई को 2002 में गृह मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। कहने का मतलब जो आपदा प्रबंधन इकाई था, जो यूनिट था डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता था, अब कृषि किसके अंतर्गत आ गया है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो 10th 5 ईयर प्लान होता है जो कि 2002 से 7 के बीच आता है, वो उसमें एक तरह से कहिए डेडिकेटेड एक चैप्टर था आपदा प्रबंधन से संबंधित, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं हम सरकार जो है पूरी तरह से यहाँ पे एक तरह से कहिए आगे बढ़ने को तैयार थी एक आपदा प्रबंधन कानून बनाने के लिए। और इस तरह से कई घटनाक्रम होते होते 23 दिसंबर 2005 को अंतिम में एक कानून बनता है जिसका नाम ही है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। यानी कि इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान यही होगा कि कैसे कोई भी डिजास्टर को मैनेज करे, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम को मैनेज कर रहे हैं। अब है डिजास्टर मैनेजमेंट अगर एक्ट आया है तो उसका कुछ मुख्य प्रावधान अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो नोडल एजेंसी होगा, रिस्पॉन्सिबल एजेंसी जो होगा वो कौन होगा? होम मिनिस्ट्री होगा, यानी कि गृह मंत्रालय होगा। तो उसको यहाँ समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, चाहे कोई भी आपदा आता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक तरह से कई एजेंसी है या नोडल एजेंसी जो होगा वो होम मिनिस्टर ही होगा। तो इस तरह से अगर इसका संस्थागत संरचना देखें कि कैसे ये एजेंसी जो है वो काम करती है, तो 3 स्तर पे होता है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। अब एक एक करके देखते हैं, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अभी तो हम लोग आने वाले वीडियो में या आने वाले समय में हम लोग इसका हर धारा को यहाँ पे देखेंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट धारा होगा, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण धारा है जिसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर वहाँ डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट में। यहाँ है सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बोलता है डिजास्टर मैनेजमेंट का? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा, एक अथॉरिटी होगा, एक संस्था होगा जिसका स्थापना 27 सितंबर 2006 को किया गया था इसी अधिनियम के तहत। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसका आपको पूछा जा सकता है कौन अध्यक्ष होते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं PM, और इसके साथ 9 और सदस्य होते हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा सेक्शन 3 के तहत, देखिए सेक्शन वाइज भी यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए सेक्शन भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है PM होते हैं। अब देखिए आपदा, जैसे कि कोरोना आया था तो उस समय जो भी डिसीजन लेना होता था, एक तरह से कहिए हाई पावर डिसीजन मेकिंग का जो होता है वो किसके पास होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसलिए PM इसके एक तरह से कहिए हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। PM की अध्यक्षता में ही बड़े बड़े डिसीजन जो है आपदा के समय लिए जाते हैं। उसी तरह से स्टेट में अगर किसी तरह का बड़ा कोई निर्णय लेना हो तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं CM। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट में हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होते हैं, ये पूछा भी गया है सेक्शन 25 में, जिसके DC यानी डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और इसके साथ 7 अन्य सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं वो भी पूछा जा सकता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिएगा 3 एक तरह से कह सकते हैं डिजास्टर में, एक तरह से डिजास्टर में निर्णय लेने के लिए एक संस्था होता है जिसमें नेशनल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेक्शन 3, सेक्शन 14 जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और सेक्शन 25 जो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि अध्यक्ष आपके DC होते हैं। तो इस तरह से सेक्शन 3, 14 और 25 याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि CM है या PM है, अगर इनको कोई सलाह देना होता है तो कौन देते हैं? तो सेक्शन 8 के तहत एक संस्था बनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और ये 2005 का जो अधिनियम आया था उसका सेक्शन 8 के। अब देखिए कोई भी निर्णय अगर प्रधानमंत्री लेते हैं या CM लेते हैं तो वो अपने उनको उस तरह से आपदा से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। कोई एक संस्था होना चाहिए, जैसे बीमारी है तो बीमारी हमको लॉकडाउन करना है नहीं करना है ये डॉक्टर उसको बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक कमेटी रहता है जिसका नाम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं जो कि PM के अध्यक्षता में काम करते हैं, उनको ये सलाह देती हैं। उसी तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होते हैं, तो यहाँ पे CM की अध्यक्षता में जो एक तरह से कहिए आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उनको ये सहायता देते हैं, और इसके अध्यक्ष जो हैं वह स्पष्ट रूप से दे देता है मुख्य सचिव होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेक्शन 8 और सेक्शन 20 के तहत जो एक तरह से कहिए राजनीतिक प्रतिनिधि होने वाले थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन दोनों को ये क्या करते हैं? सहायता देते हैं।
नेशनल लेवल पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट लेवल पे सीएम को कौन सहायता देगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया, जो कि आप साइड में देख पा रहे होंगे, 23 दिसंबर 2005 को ये आया था। तो इसमें 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं, सेक्शन हैं। इनमें जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे उनको हम देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सेक्शन से भी सवाल पूछे गए हैं। कुछ सेक्शन तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, लेकिन डिटेल वाइज हम लोग इसी अधिनियम के जो स्क्रीनशॉट है उसमें हम लोग समझते हैं, जो कि यहाँ पे बॉक्स में घेरा गया है। उम्मीद करते हैं आप वहाँ से देख के समझ जाइएगा। तो सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके बारे में अभी हम बोले कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष 9 से अनधिक उतने ही सदस्य, मतलब कहने का मतलब है 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से कम ही होना चाहिए। और इसका जो हेड होते हैं, क नंबर में देखिए आप लिखा हुआ होगा, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि राष्ट्रीय प्राधिकरण के पदहीन अध्यक्ष होते हैं। यानी कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अपने आप वो क्या बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, तो ज़्यादा इसमें आपको नहीं सोचना पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी, अभी आपको बताया केंद्र सरकार की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन यहाँ पे अधिसूचना जारी कर जाने के ठीक पश्चात राष्ट्रीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, कहने का मतलब है आपदा के समय राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम अथॉरिटी जो होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि अभी आपको हम बोले कि पीएम की अध्यक्षता में, तो उसको सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो भारत सरकार का ऐसा सचिव जो भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग का भार साधक है जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और जो पदीन अध्यक्ष होता है। तो इसका मतलब कोई एक स्पष्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है कि मुख्य सचिव, जैसे राज्य में आपको बताया गया मुख्य सचिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे मंत्रालय या विभाग या भार साधक होंगे जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण किसी भी सचिव के पास अगर होता है तो वो इसके क्या हो जाते हैं, सदस्य होते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी नाम नहीं है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, और ये क्या करती है, तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं उनको ये सहायता देंगे। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जैसे आप राष्ट्रीय पढ़ लिए वैसे आप राज्य केवल पढ़ लीजिए। सेक्शन 14 है और इसमें एक अध्यक्ष यानी सीएम होंगे और 9 से अनधिक उतने ही सदस्य यानी मैक्सिमम 9 सदस्य होंगे। और जो कि आपको बता दिया गया, क में दिया गया है, राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दें तो यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बोलता है कि 8 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे वो होंगे, और राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष पदेन होता है। तो अभी हम लोग जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे, नेशनल में है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट में है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो उसके ये पदेन सदस्य होंगे कौन, प्राधिकरण। तब तो अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको सीएम को वो बताएंगे, और सीएम किसके हेड होते हैं, तो आपके स्टेट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के होते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे है हम लोग धारा 20 पढ़ लेते हैं। तो धारा 20 में वही दिया गया है, स्टेट आपका राज्य कार्यकारिणी समिति यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में दिया गया है। और इसमें स्पष्ट रूप से देखिएगा 2 में लिखा गया है जो कि घेरा हुआ है, आप पढ़िए, राज्य सरकार का मुख्य सचिव जो कि इसके पदेन सचिव होते हैं। तो आपको याद रखना है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो है चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, आपके सचिव होते हैं, चलिए मुख्य सचिव होते हैं। फिर है जिला आपदा प्रबंधन। जब स्टेट लेवल में आपको बताया गया था कि एक तरह से कहिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, तो स्टेट से आप नीचे आइएगा तो उस सबसे नीचे एक तरह से कह सकते हैं प्रशासनिक इकाई क्या था, जिला था, जो कि शुरुआत वाला स्लाइड में आपको बताया भी गया था। तो जिला आपदा प्रबंधन में अगर देखिएगा तो जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अनधिक होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या किया है कि अध्यक्ष के बाद है यहाँ 7 मैक्सिमम यहाँ पे बोला गया था। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े थे, चाहे वो नेशनल लेवल का, पीएम के साथ 9 और सीएम के साथ भी 9, स्टेट में सीएम और नेशनल में पीएम। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जिले का यथा स्थिति में, यहाँ पे बोला है जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट दोनों दिया गया था, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो उसके अध्यक्ष होते हैं
फिर दूसरा कौन इसके सदस्य होंगे, स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सदस्य, तो कोई भी स्थानीय है, नगर पालिका होगा, पंचायत होगा, जो भी होगा उसके एक प्रतिनिधि यहाँ पे हो सकते हैं। परंतु छठी अनुसूची में जैसा निर्दिष्ट हो जनजाति, अगर छठी अनुसूची है तो स्वशासी जिले के जो जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक सदस्य होगा वो होगा। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब निर्वाचित कोई सदस्य है तो उसको वहाँ पर रखा जाएगा। समझिए आपदा के समय जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं उसको भी भाग दिया जा रहा है। जिला प्राधिकरण का कार्यपालक अधिकारी पदेन होगा। फिर घ में अगर चौथा नंबर देखिएगा तो पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इसके एक तरह से का ये सदस्य। तो आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन कौन जो होते हैं वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य होते हैं। 2 से अधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, और ऐसे किसी जिले में जहां जिला परिषद विद्यमान है उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए अध्यक्ष जो होता है वो कौन होते हैं, डीसी होते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर। लेकिन अगर कोई जिला परिषद है तो उसके जो हेड होंगे, अध्यक्ष होंगे, उसके सह अध्यक्ष होंगे, यानी कि 2 अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा, एक डीसी और दूसरा जो होगा जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण बात है जो कि सेक्शन 25 में लिखा गया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा उपाय, जो कि यहाँ पे बहुत सारा सरकार उपाय करती है। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं चैप्टर 6 जो कि 41 है, स्थानीय प्राधिकारी। तो स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशों की क्या करते हैं, अधीन रहते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि उनके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं। कहने का मतलब जो भी जिला लेवल पे यहाँ पे आपका डिसीजन लिया जाएगा या ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके नीचे जो भी एक तरह से कह सकते हैं निचले इकाई होंगे वो जो है जिला के जो भी बात है उसको मानेंगे और वो अपने आप को ट्रेनिंग देंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 7वां चैप्टर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो बनाया जाएगा, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक तरह से जो है यहाँ पे इसके बारे में अगर थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसका जो स्थापना हुआ है वो 30 अक्टूबर 2006 को हुआ है। और इसका मुख्य काम क्या है कि कोई भी आपदा आता है तो उसको क्या करना, जैसे कि भूकंप आता है तो आप लोग सुने होंगे कि जब भी भूकंप आता है तो टेबल के नीचे चला जाए। तो इस तरह का क्या प्रशिक्षण देना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, क्या कैपेसिटी एक तरह से बिल्ड करना है कि वो उस आपदा को कम से कम कर सके। तो यही चीज़ देता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। नाम में ही है, देखिए आपदा का प्रबंधन करने के लिए इस संस्थान को यहाँ पे इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। तो इस इंस्टीट्यूट का काम ही होगा डिजास्टर को मैनेज करना, और ये चैप्टर 7 के सेक्शन 42 में कहा गया है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 8 जिसमें एनडीआरएफ के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। जब त्रिकुट पहाड़ में एक तरह से कहिए आपदा आया था तो उसमें जो है आपका एनडीआरएफ का टीम जाता है, या कभी भी बाढ़ आ जाता है या कुछ भी आता है तो एनडीआरएफ का टीम आ जाता है। तो एनडीआरएफ का जो गठन करने का बात किया गया है वो चैप्टर 8 सेक्शन 44 में यहाँ पे किया गया है, और उसी को बोला है किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषज्ञतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा। तो याद रखिएगा एनडीआरएफ जो होता है जो सेना की एक टुकड़ी होती है, तो उस तरह से उसका गठन जो है चैप्टर 8 सेक्शन 44 के तहत किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चैप्टर 9 क्या कहता है, वित्त लेखा और संपरीक्षा की राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि। अगर इसका भी शॉर्ट फॉर्म देखिएगा तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, यहाँ पे इससे पहले वाला चैप्टर 8 वाला में फोर्स था, यहाँ पे फंड हो जाएगा। एनडीआरएफ इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है, और जो फोर्स वाला होता है उसमें भी एनडीआरएफ एफ से फंड होता है, एफ से फोर्स भी होता है। तो चैप्टर 8 वाला जो था वो फोर्स था, चैप्टर 9 वाला जो है वो फंड है। तो फंड क्या है कि आपदा आता है तो आपदा को कम करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो इस तरह का जो निधि होगा वो बनाया जाएगा। तो इस निधि में आपका दिया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का उपयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा दिया जाएगा। देखिए 47 का आपका 2 में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि हम प्रयास करें कि चीज़ें आपको बहुत लिमिटेड टाइम में बता दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे 47 सबसे पहले तो यहाँ 46 बोलता है राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का किया जाएगा। तो यानी कि एनडीआरएफ जो फंड बनेगा वो सेक्शन 46 के तहत बनेगा, और उस फंड को मैनेज कौन करेंगे तो आप खुद समझ लीजिए कि आपदा से संबंधित यहाँ पे फंड बन रहा है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला जो थी होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होगा वही इसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। और
48 में बोलता है, सेक्शन 48 बोलता है कि जैसे यहाँ पे नेशनल लेवल का ये फंड बन जाएगा उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी फंड बनता है। देखिए आप 48 का सबसे लास्ट में लिखा होगा स्टेट लेवल का सबसे मतलब फंड होगा, फिर जिला लेवल का फंड होगा, राज्य आपदा समन निधि के नाम से ज्ञात होने वाले निधि जिला आपदा समन निधि के। तो इस तरह से यहाँ पे आपका 48 में बोलता है राज्य और जिला में भी इस तरह का आपका एक फंड जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 9 है। अब उसके बाद क्या होता है, चैप्टर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपदा को रोकने के लिए, जैसे आप तो सुने होंगे कोरोना के समय जब एक तरह से कहिए वैक्सीन वगैरह कहीं देने जाते थे तो गाँव वाले लोग मार के उसको भगा दे देते थे। तो इस तरह से आपदा के समय अगर कोई भी सरकारी अधिकारी को आप काम करने से रोकते हैं तो वो एक तरह से दंडनीय अपराध होगा। और ये जो है यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 51 में, चैप्टर 10 में बाधा डालने आदि के लिए दंड होगा। और वो चीज़ आपको क और ख के में ख वाला में जो बॉक्स में घेरा हुआ है वहाँ देखिए 1 वर्ष तक की यहाँ पे उसको सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से अगर वहाँ पे उसके रोकने से किसी जीवन की हानि हो जाती है तो दोषी पर कारावास से जितनी अवधि 2 वर्ष तक भी हो सकती है दंडनीय अदा। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर कोई भी अधिकारी को आप काम करने से रोकते हैं तो दंडनीय अपराध होगा। और ये सेक्शन 51 में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे चैप्टर 11 में मिसलेनियस यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए हम लोगों का मेन जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक चीज़ और भी आप ध्यान दीजिए, केवल वो ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि देखिए झारखंड में आपदा प्रबंधन जो विभाग बना था वो बना था 2004 में। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए आपदा प्रबंधन विभाग कब बना था तो 2004 में बना था। दूसरा चीज़ जो होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो आता है वो 2009 में आता है। तो याद रखिएगा 2009 में जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आता है। और उसके बाद आपदा प्रबंधन से संबंधित जो ट्रेनिंग वगैरह जो देती हैं उसका जो मेन यहाँ पे सेंटर है वो कौन है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो कि रांची में है। और यहीं पे अगर आप जेपीएससी से पास होइएगा तो यहीं पे आपको क्या होगा, ट्रेनिंग मिलेगा। तो ये आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप से कब से काम कर रहा है तो 2007 से ये काम कर रहा है। तो याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन विभाग 2004 में बना, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2009 में आया और श्री कृष्ण लोक प्रशासन जो है वो आपदा प्रबंधन से संबंधित एक केंद्र है जहाँ पे ट्रेनिंग या एक तरह से कह सकते हैं नोडल एजेंसी आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नाम से ही है स्पेस एप्लीकेशन। तो रिमोट सेंसिंग से संबंधित ये काम करेगा, जैसे कहीं बाढ़ आ गया या कहीं पे अंतरिक्ष से संबंधित कहीं जंगल देखना है या आग, जंगल का आग हो गया, वो सबको अगर देखना है, अंतरिक्ष से एक तरह से कहिए रिमोट सेंसिंग करना है, तब झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा किया जाता है जो कि रांची में है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। तो याद रखिएगा 2003 में झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को स्थापित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग भूकंप आपदा आता है तो उसको अलग अलग जो संस्थान है वो क्या करती है, मैनेज करती है। जैसे कि अगर सूखा आ जाए तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो क्या करती है, देखती है कि क्या करना है नहीं करना है। अगर खनन से संबंधित कोई आपदा है तो आईएसएम धनबाद देखती है। भूकंप से संबंधित कोई आपदा आ जाए तो उससे संबंधित जो भी नियम कानून या क्या करना है नहीं करना है बीआईटी मिश्रा देखती है। औद्योगिक आपदा है तो मेकन देखती है। और बाढ़, जंगल में आग तथा सूखा जैसा कोई चीज़ आता है तो जैसा कि आपको बोला जा रहा है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पे उसको देखती है कि बाढ़ में आया है तो कहाँ कहाँ है, जंगल में आग लगा है तो कहाँ है, सूखा का क्या स्थिति है, ये सब सारा चीज़ देखती है। तो चलिए, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे आपदा प्रबंधन तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। इस लास्ट टाइम बस यही कहते हैं, आप जितना भी पढ़ें उसमें विश्वास रखिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप जितना मेहनत किए होंगे उसका फल जो है आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।